भाई आज हम स्टार्ट करते हैं इसका जो नेक्स्ट कुछ और टॉपिक्स थे जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्टर्स। जो इलेक्टर्स हैं, जो किसी को इलेक्ट कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। ठीक है, तो 12C जो है वो इसकी बात करता है। याद रखिएगा, 12C में बोला गया कि क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्टर्स, बोला गया कि पर्सन हु हैज अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर। 18 साल का अगर कोई स्टूडेंट हो, बच्चा जो है वो हो जाता है, नॉट स्टूडेंट, कोई भी जो 18 साल का हो जाता है फर्स्ट डे ऑफ जनवरी में, वो क्या हो जाएगा, इलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही में ये भी बात कही गई है कि वो उसका नाम ना उस जगह की इलेक्टोरल रोल में प्रेजेंट होना चाहिए और वो उस जगह का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए उस एरिया का। तो कोई भी व्यक्ति इलेक्टर हो जाता है, कब हो जाता है, जब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो और 18 साल से ऊपर हो। सिंपल है ये। आगे देखते हैं, आगे कुछ और चीजें कही गई हैं। जैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट सिर्फ वही था, लेकिन साथ में बोला गया कि अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस सीज टू बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देखिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए वहां पे रहना भी जरूरी है, पर बोला गया कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाता है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव हो जाता है तो वहां पे उसका प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन एन इलेक्टोरल रोल। अब कब आपको इस जो रोल है कि आप इलेक्टोरल हो या नहीं हो, इससे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। पहला है कि इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो आपका नाम हटा दिया जाएगा, या अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं या आप कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसमें आपका नाम आया है, और जो ऑफेंसेस रिलेटेड हैं, किसी से इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं वो आपने किए हैं, तो ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है इलेक्टर्स की, इसे याद रखिएगा। एक और डिस्क्वालिफिकेशन है जो आता है सेक्शन 12E में। ये बोलता है रजिस्ट्रेशन टू बी इन वन वर्ल्ड ओनली। आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सिर्फ एक ही वर्ल्ड में हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ल्ड में नहीं हो सकता है। अगर एक से ज्यादा वर्ल्ड में भी है तो ये भी क्या है, ये भी गलत है, और इसमें आप कहीं भी एक जगह रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, नहीं हो पाएंगे। नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल फॉर मोर देन वन वर्ल्ड और मोर देन वंस इन द इलेक्टोरल रोल फॉर द सेम वर्ल्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है एग्जाम के पर्पज से, इसलिए इसे नहीं पढ़ना है। अब आता है 13E में राइट टू वोट। यहाँ पे कहा गया है कि भी राइट टू वोट जो है वो कौन कौन वोट कर सकता है। अभी आपने क्वालिफिकेशन पढ़ ली कि कौन क्वालिफाइड कर रहा है, कौन डिस्क्वालिफाइड कर रहा है, ये भी एक्चुअली ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का ही। 13E याद रखिएगा, राइट टू वोट। अब यहाँ पे बोला गया है नो पर्सन हु इज नॉट एंड एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट every person who is for the time being entered in electoral roll of any ward shall be entitled to vote in that ward। उन्होंने कहा, देखिए एक्सेप्ट, जो हमने नीचे कुछ बातें लिखी हैं उनको छोड़कर बाकी सभी जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है वो क्या होगा, राइट टू वोट है उनके पास। ठीक है, अब इसमें बोला गया अगर आप डिस्क्वालिफाइड हैं 12D में, या आपका नाम एक वर्ल्ड से ज्यादा किसी वर्ल्ड में है, या आप क्या करते हैं, नो पर्सन शैल एट एनी इलेक्शन वोट इन द सेम वर्ल्ड मोर देन वंस। आप एक बार से ज्यादा वोट नहीं दे सकते एक ही वर्ल्ड में। ठीक है, और या अगर कोई पर्सन ऐसा है जो प्रिजन में रहता है या जिसे सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है या अदरवाइज, इन लोगों को भी डिस्क्वालीफाई किया गया है, इसलिए ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए हम मानते, हमने अभी तक कुछ चीजें देखी कि म्युनिसिपैलिटी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसका, वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने इलेक्टोरल्स के बारे में जाना, इलेक्टोरल रोल के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि अगर आप इलेक्शन से खुश नहीं हैं तो जैसा पता है हम लोगों को कि इलेक्शन पिटीशन जाता है। अब यहाँ का इलेक्शन पिटीशन कैसा होगा, फॉर्म एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्शन पिटीशन। तो बोला गया कि इलेक्शन पिटीशन आपको 30 डेज के अंदर ही प्रेजेंट करनी पड़ेगी। जिस दिन रिजल्ट आया है इलेक्शन का उसके 30 दिन के भीतर ही आपको इलेक्शन पिटीशन अब देनी पड़ेगी। ठीक है, भेजनी पड़ेगी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, और आपको उसकी ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे। कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स, फैक्ट्स बताइए, ग्राउंड्स बताइए कि आप क्यों नहीं सेटिस्फाइड है। साथ ही बोला गया कि आपको अगर लगता है किसी ने करप्ट प्रैक्टिसेस करी हैं तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है,
अब है कि पिटीशन कौन प्रेजेंट कर सकता है, एनी कैंडिडेट जिसको लगता था कि मुझे जीतना चाहिए था, ठीक है, वो इसको क्या कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है। और ये किसे प्रेजेंट करी जाएगी, द पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट जज चेक करता है कि आपने जो ट्रेजरी चालान है, जो इम्पोर्टेंट है कि आपने डिपॉजिट किया है कि नहीं, जो सिक्योरिटी होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट जज ये चीज चेक करेगा कि आपने डिपॉजिशन किया है या नहीं किया है, ठीक है। इसलिए ट्रेजरी चालान होगा तो ही आगे डिस्ट्रिक्ट जज काम करेगा, वरना वो आपसे पहले क्या कहेगा कि आप डिपॉजिट करो जो भी सिक्योरिटी मनी है। तो ये है फॉर्म एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्शन पिटिशन। आगे चलते हैं और चीजें देखते हैं। डिसक्वालिफिकेशन, अच्छा देखिए, सबसे पहले है कि भाई करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ये सेक्शन 28 में दिया है। और डिसक्वालिफिकेशन आप हो जाएंगे, कब हो जाएगा आपका डिसक्वालिफिकेशन, जब आप कोई करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए करप्ट प्रैक्टिसेस हैं क्या क्या। 28 में ये चीज दे रखी है, बताया गया है करप्ट प्रैक्टिसेस वो हैं जो किसी को इंड्यूस करता है, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या कोर्जन या थ्रेट करता है कि हम इंजरी कॉज कर देंगे, आप हमें वोट दें, या रिफ्रेम करता है कि किसी और को वोट मत देना, इस तरह की जो बातें हैं ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। साथ ही में बोला गया है कि अगर हम वोट के बदले ये बोलते हैं ना कि हम आपको मनी देंगे, वैल्यूएबल सामान देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एम्प्लॉयमेंट देंगे, जॉब दे देंगे अगर हमें वोट मिला, तो ये सारी चीजें करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। साथ ही है कि अगर कोई आपसे वोट दिलवाता है, बल्कि आपका वहां पे नाम नहीं है, आपको किसी और के नाम पे आपसे जाके वोट डलवाता है, इस तरह की प्रैक्टिसेस, या अबेट करता है, कोई भी ऐसे जितने जितनी चीजें अभी तक आपने पढ़ी हैं, इनमें से किसी भी चीज को अबेट करता है तो भी करप्ट प्रैक्टिसेस है। डिवाइन डिस्प्लेजर, बोलता है कि हमें वोट नहीं दिया तो आपके साथ ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, ये तो भगवान के रूप हैं, डिवाइन डिस्प्लेजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें कास्ट, कम्युनिटी, सेक्ट और रिलीजन के बेसिस पे अगर आपको कोई बोलता है वोट करने के लिए, तो ये सारा क्या है, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। अब देख लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, जो कि 27 में दिया है। बोला गया है द डिस्ट्रिक्ट जज मे डिक्लेयर एनी कैंडिडेट फाउंड टू हैव कमिटेड एनी करप्ट प्रैक्टिस टू बी इनकेपेबल फॉर एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। 5 साल के लिए आपको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, ये स्पेशल पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि वो डिसॉल्व कर सकता है म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। अब लेकिन 30 सेक्शन 30 याद रखिएगा, लेकिन वो कब डिसॉल्व कर सकता है, इट्स नॉट दैट इजी कि आप म्युनिसिपैलिटी डिसॉल्व कर दे, ठीक है। तो उसके लिए बोला गया कि अगर म्युनिसिपैलिटी परसिस्टेंटली डिफॉल्ट करती है अपनी परफॉर्मेंस में, ठीक है, और उसको बोला गया लेकिन उसके बावजूद वो अब्यूज करते हैं अपनी पावर्स को, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व कर सकती है म्युनिसिपैलिटी, याद रखिएगा इस चीज को। अच्छा ठीक है, डिसॉल्व तो कर दिया, अब क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देखिए, म्युनिसिपैलिटी किसी जगह का पूरी अपने ऊपर इसके फंक्शंस एंड ड्यूटीज पढ़े हैं, मतलब इसका रोल तो बहुत अहम है। अब अगर हमने इसको डिसॉल्व कर दिया है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ऐसा माना जाएगा कि जैसे जब हमने डिसॉल्व किया तो ये माना जाएगा कि जैसे जो ऑफिसेज हैं पूरी तरह से वेकेट करवा दिए गए हैं, ठीक है। विकेट जब हो जाते हैं ना ऑफिस की, लोग नहीं है जो कुछ पोस्ट पे है, वो पोजीशन क्या है, अभी खाली रह जाती है, तो वही ऐसा माना जाएगा, ठीक है। और जब तक नई म्युनिसिपैलिटी नहीं आ जाती तब तक सारे पावर, सारे फंक्शन, सारी ड्यूटीज अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो वो किसी और पर्सन या पर्सन जो भी स्टेट गवर्नमेंट जिसे अपॉइंट करता है उससे दे देगा, ठीक है। और उसकी सैलरी अलाउंसेस कैसे होंगे, जो म्युनिसिपल फंड से दिए जाएंगे। और अगर इसे लगता है तो कोई इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस हैं, तो इसके बारे में भी स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऑफिशियल गजट में बताती रहेगी कि ये पावर इस समय कौन होल्ड करेगा। तो सिंपल बात है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, सिर्फ ऐसा माना जाएगा कि जैसे विकेट ऑफ द ऑफिस हो गया है और सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन या पर्सन्स जो जैसा उसे ठीक लगे उससे ये पूरी पावर फंक्शंस दे सकती है, ठीक है। सैलरी अलाउंसेस म्युनिसिपल फंड से जाएंगे,
or the state government may from time to time by notification in the official gazette make such incidental and consequential प्रोविजंस जो ऐसे उसे ठीक लगते हैं कि किसी चीज को मॉडिफाई करना है, ऑल्टर करना है, अडेप्ट करना है एंड ऑल। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, रिमूवल ऑफ मेंबर्स। ठीक है, अब मान लीजिए म्यूनिसिपैलिटी है, इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी की जो मेंबर्स हैं उनको रिमूव करने का भी कोई प्रोसेस होगा, और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा कि उन्हें कब हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 40 है जो कहता है कि उसने एब्सेंट किया हो खुद को मीटिंग से कितनी बार, मोर देन 3 consecutive months और 3 consecutive meetings, विच एवर इज द लॉन्गर पीरियड। इन दोनों में से या तो फिर मोर देन 3 consecutive मंथ तक नहीं आया है या 3 consecutive meetings तक नहीं आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। साथ ही बोला है कि अगर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन किया है उसने 12D में, 13D में, तो भी उसे रिमूव किया जा सकता है। और अगर उसने क्या किया है कि एक्वायर किया है और कंटिन्यू टू होल्ड किया है डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, पार्टनर बन गया है शेयर में, इंटरेस्ट में, पार्टनर बन गया है, पिक्यूनरी जो भी इंटरेस्ट है ना, इन कॉन्ट्रैक्ट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो रही है, अगर उन कॉन्ट्रैक्ट्स में ये खुद अपना बेनिफिट लेने लगा, अपना इंटरेस्ट लेने लगा, पैसे लेने लगा, पिक्यूनरी इंटरेस्ट करने लगा, तो ऐसी किसी चीजों में भी इसे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है अगर इसका किसी चीज में पर्सनल इंटरेस्ट आ गया, पर्सनल पर्सनल इंटरेस्ट क्या हुआ, जैसे पिक्यूनरी आ गया, ये खुद पैसे कमाने लगा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, और या अपने जानने वालों को रखने लगा, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं अपने जानने वाले को दे रहा है, तो ये सब रिमूवल के ग्राउंड है। या अगर वो कोई लीगल प्रैक्टिशनर है वो मेंबर, और वो क्या कर रहा है, म्युनिसिपैलिटी के अगेंस्ट या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही केस लड़ रहा है। ठीक है, और ऐसे किसी सूट में वो प्रेजेंट हुआ है, ऐसे किसी प्रोसीडिंग्स में प्रेजेंट हुआ है, तो वो भी मेंबर नहीं रहेगा। या देखिए एक और ग्राउंड है जहां हमने देखा है कि उस जगह के आप रेसिडेंट होने चाहिए। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया, इन मेंबर ने ये उस जगह का रेसिडेंस जो था वो छोड़ चुके हैं, अबंडेंट हिज ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेसिडेंस, और वो किसी और एरिया में जाके ट्रांसफर हो गए हैं। साथ ही अगर परसिस्टेंट मिसबिहेवियर है, बार बार मिसबिहेव करते हैं, सही कॉन्डक्ट नहीं है उनका मीटिंग्स में, उसके बाद देखा गया अगर किसी और चीज के लिए गिल्टी है वो, तो इन सभी ग्राउंड्स में रिमूवल किया जा सकता है। जैसे इसमें लिखा है कि ये फ्लेग्रेंटली अब्यूज करते हैं अपनी पोजीशन, और इस प्रोविजंस जो इस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए हैं उससे कंट्रवेंट करते हैं, कोई रूल रेगुलेशन बाय लॉस हैं उनको सही से उनका पालन नहीं करते हैं, लॉस और डैमेज होता है किसी फंड को, प्रॉपर्टी को ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, तो इन्हें रिमूव किया जा सकता है। और नीचे देखिए एक बात लिखी है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है ना, तो वो इन्हें रिमूव करने की जगह इन्हें वार्निंग भी दे सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि म्युनिसिपैलिटी में जो प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, 43 सेक्शन है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सिंपल है, इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का, एडल्ट सफरेज बाय द इलेक्टर्स इन द म्युनिसिपल एरिया, 18 साल से ऊपर जो भी उस म्युनिसिपल एरिया में लोग रहते हैं, इलेक्टर्स हैं, उनके द्वारा होगा। ठीक है, और अभी ये जो प्रेसिडेंट होता है वो एलिजिबल होता है फॉर री इलेक्शन। ठीक है, और बोला क्या कि मेंबर्स के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ फ्रेम्ड है ना, वही टोटली अप्लाइड होंगे प्रेसिडेंट के लिए भी। ठीक है, और अगर कोई ऐसा मेंबर है जो मतलब मेंबर भी है म्युनिसिपैलिटी का लेकिन प्रेसिडेंट बन गया है, तो अब वो म्युनिसिपैलिटी का जो मेंबर है मेंबर नहीं रहेगा, तो सिर्फ क्या रहेगा, इसका प्रेसिडेंट रहेगा। तो क्वालिफिकेशन कुछ खास नहीं है, सिंपल है कि बस उसको कैसे इलेक्ट करते हैं और उस पे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। बार है उस पे कि वो एक साथ 2-3 पोस्ट नहीं होल्ड कर सकता, इट्स सो सिंपल।
क्वालिफिकेशन देखिए 43A में है, तो बोला गया कि वो खुद इलेक्टर होना चाहिए किसी वार्ड का और हैज अटेन्ड द एज ऑफ 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए प्रेसिडेंट। म्यूनिसपैलिटी का प्रेसिडेंट 30 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो 43 बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, और 43A बात करता है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंटशिप। क्या है क्वालिफिकेशन? इलेक्टर होना चाहिए किसी वार्ड का और अटेन कर लेना चाहिए एज ऑफ 30 ईयर्स। आगे देखते हैं और चीजें। अब हमने देखा था कि मेंबर्स को कैसे रिमूव करें, अब हमें देखना है कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करें। 48 में था, प्रेसिडेंट के भी सेम चीजें। अगर उस फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट परफॉर्मिंग इज ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज ठीक से नहीं करता है। 12D एंड 43A में अगर उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, या अगर वो जो म्यूनिसपैलिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, म्यूनिसपैलिटी का जो अभी आपने पढ़ा था ना, उसमें पिक्यूनरी इंटरेस्ट ले लेता है, पर्सनल इंटरेस्ट ले लेता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली या किसी भी तरह से उसका इंटरेस्ट शो होता है इसमें, या वो लीगल प्रैक्टिसनर है जो अगेंस्ट में आया है किसके, स्टेट गवर्नमेंट के, म्यूनिसपैलिटी के, अपना उसने ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेसिडेंट छोड़ दिया है, मिसकॉन्डक्ट किया है इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, लॉस या डैमेज किया है प्रॉपर्टी ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, मिस अप्रोप्रिएट किया है, एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट